दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार जो मैंने वक्फ पे वीडियो बनाए थे, उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए। आप लोगों ने अपने विचार रखे। आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं और वो है जो भारत सरकार ने संसद में प्रस्ताव रखे हैं कि क्या-क्या सुधार वो करेंगे पुराने वक्फ एक्ट के अंदर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारी बातें जो हमने चर्चा करी थी, जो मैंने अपने वीडियोस में हाईलाइट करी थी कि ये बदलाव जरूरी हैं, उनमें से अधिकतर बातों पर भारत सरकार ने अपने विचार बिल के माध्यम से संसद में रख दिए। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो वक्फ एक्ट में आने से इस देश में जो एक वक्फ एक्ट का जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे वो कंट्रोल में आएंगे और जो एक लैंड टेररिज्म चल रहा था, लैंड जिहाद जो चल रहा था हिंदुस्तान में, उस पर रोक लगेगी। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि वक्फ के नाम पे बहुत ज्यादा अराजकता फैलाई जा रही थी इस देश में। अब उस पर लगाम लगेगी। तो वीडियो आज इंपॉर्टेंट होगा। जो बिल पेश किया गया है संसद में, उसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी तुरंत बनाऊंगा और दोनों अपलोड कर दूंगा। आपको यह जानना जरूरी है कि किस तरह से भारत में जो वक्फ के नाम पे संपत्तियों को हड़पने का एक प्रयास था, उस पे अब लगाम लगेगी। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आपसे और हमारे से संबंधित, इस देश से संबंधित जो होंगे, हम उस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि जो भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लोकसभा में पेश किया है, उसमें क्या क्या प्रावधान हैं और उनकी जरूरत क्यों थी। और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने दो वीडियो, जो ओरिजिनल वक्फ एक्ट था वो क्या कहता था, और जो 2000 मतलब 1995 और उसके बाद 2013 में जो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए, वो किस तरह से खतरनाक प्रोविजंस थे, एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत, उनको भी समझना जरूरी है। तो पुराने दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया, वो जो अभी वक्फ एक्ट 1995 है उसमें सुधार के लिए है, और जो अमेंडमेंट 13 में किए गए थे 2013 में, उसमें भी सुधार लाएगा। इसमें निश्चित रूप से जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के फेवर में लोग हैं, उन्होंने शोर मचाया संसद में, और इसको अब स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इस बिल में और क्या सुधार करती है। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले कहा था कि जो वक्फ की डेफिनेशन है ना, उसी में ही सबसे बड़ा घोटाला किया गया है। 1913 में जो वक्फ एक्ट था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ मुसलमान ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकता है। नए कानून में इन्होंने क्या किया, किसी से भी हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं वक्फ के लिए। भाई, जब उसका धर्म ही नहीं अलाउ करता, उसका कानून अलग है, उसके पर्सनल लॉ अलग है, आप उसकी प्रॉपर्टी को कैसे वक्फ बना देंगे। लेकिन चलता था, किसी को धमका के, बगैर किसी कागज के, बगैर किसी चीज के, आपने उसकी प्रॉपर्टी को हथिया के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अब वो बेचारा दर दर भटक रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। ये हो रहा था पुराने कानून। अब नए कानून में क्या प्रावधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम, नॉट एनीवन। हिंदू की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बन सकती, किसी और धर्म की वक्फ नहीं बन सकती। पहले किसी की भी लेके बैठ जाते थे, अब वो नहीं होगा, सिर्फ इस्लाम। फॉर एटलीस्ट 5 years ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। एक तो मुसलमान होना चाहिए और उसका प्रॉपर्टी पे हक होना चाहिए। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी पिताजी के नाम है, अब बेटा नहीं उसको वक्फ बना सकता, या प्रॉपर्टी मां के नाम पे है तो बेटा ये नहीं कह सकता कि मैं वक्फ को दे रहा हूं। अब ओनरशिप होना जरूरी है। परिवार में भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आप ओनर नहीं है, आप वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इस कानून में किया गया है। इससे बहुत रिलीफ मिलेगी, सिर्फ बाकी धर्मों को नहीं, मुस्लिम धर्म के अंदर ही। क्योंकि मान लीजिए कि किसी ने
मरते समय कह दिया जी मेरी सारी प्रॉपर्टी वक्फ, और उस बेचारे के बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, उसको संभालने वाला कोई नहीं, उनके रहने के लिए कोई नहीं। एक बार जब वक्फ प्रॉपर्टी बन गई, वो एविक्शन नोटिस दे देंगे कि आप खाली करो, वो परिवार जाएगा कहां? इसका मतलब ये है कि जब तक ओनर नहीं चाहेगा तब तक कोई और उसकी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं बना सकता। ये बात समझना बहुत जरूरी है। फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। आप उसको कमर्शियल पर्पज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपने वक्फ प्रॉपर्टी ली और आप उसमें दुकानें बना के किराए पे देना शुरू कर दिया और उससे किराया आ रहा है और वो वक्फ बोर्ड में ना जाके आपस में पदाधिकारी खा पी रहे हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। कानून ने साफ बोल दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी ये सिर्फ रिलीजियस या धार्मिक कार्यों के लिए ही या समाज सेवा के कार्यों में ही लगेगी, इसका कमर्शियल यूज नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य बदलाव है। दूसरा जो बदलाव इसमें किया गया है, इसी के अंदर जो प्रावधान डाला गया है वो ये है कि द इनकम ऑफ वक्फ शैल बी स्पेंट फॉर एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ विडो, डाइवोर्स वुमेन, ऑर्फन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम कहीं पे जिहाद के लिए फंडिंग कर रहे हैं या किसी और तरीके से उस पैसे को आपने गायब कर दिया, अब नहीं कर पाएंगे। किसमें पैसा लगेगा? जैसा मैंने ऊपर कहा कि अब ये सिर्फ धार्मिक या सामाजिक कार्यों में लगेगा, और उसमें भी क्या चीज? एजुकेशन। आप वक्फ का पैसा कमा रहे हैं, एजुकेशन में लगाइए, मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन में लगाइए, कोई मना नहीं। ऑर्फन बच्चों की वेलफेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट में लगाइए, जो अच्छे काम हैं, एंड अदर पर्पज एज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। अब आप उसको मुस्लिम लॉ के हिसाब से और धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ही लगा पाएंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य बदलाव किया गया है। पहले इसमें आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि साहब एक इन्होंने पोजीशंस क्रिएट कर दी थी कि सर्वेयर, कोई भी जाता था वक्फ की तरफ से किसी भी चीज को अपॉइंट कर देते थे कि आप जाइए सर्वे करके आइए, और उसने आके लिख के दे दिया हाँ जी ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और वो वक्फ बन जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सर्वेयर जो एक अनऑथराइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो बना दी गई थी, जिसका कोई कॉम्पिटेंसी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, जो पुराने कानून में, उसको बदल के ये कह दिया गया है द कलेक्टर विल डू इट। तो इसका मतलब अब कलेक्टर की पोजीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि ये जमीन का मामला है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का मामला है, इसमें कई अफेक्टेड पार्टीज हो सकती हैं। इसीलिए जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी जिला लेवल पे होता है कलेक्टर, अब वो डिसाइड करेगा कि वक्फ है या नहीं है। इसीलिए कलेक्टर का जो पहले स्थान नहीं था कानून में, कलेक्टर को भी अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सेक्शन 3A में बहुत क्लियर कहा गया है कि सर्टेन कंडीशंस ऑफ वक्फ अब कौन करेगा? ओनली ए पर्सन लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी कैन क्रिएट वक्फ। इट्स लाइक ए ट्रस्ट। जो ओनर है, लॉफुल ओनर है, ये नहीं कि मेरे पिताजी की है या मेरे भाई की और मैंने कर दी, नहीं चलेगा। आप ओनर अगर नहीं है तो आप वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और साथ में आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अगर आप मेंटली एब्सेंट हैं, आपका यू आर माइनर हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे प्रावधान है कि साउंड एंड हेल्दी माइंड अंडर नो प्रेशर, अंडर नो कोर्जन, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत स्वागत योग्य है। Creation of waqf shall not result in denial of inheritance rights of heirs, including women heir of the waqf personal making such dedication। आपने तो डेडिकेशन कर दिया, लेकिन जो बच्चों का हक है उसका क्या होगा? आप तो डेडिकेट करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो आपके पीछे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, आपकी बेटियां हैं, उनको भी तो जीना है समाज में इज्जत से। उनका क्या होगा? आप कहते हैं मुझे क्या लेना देना, अब वो नहीं चलेगा। उनका हक रहेगा। आप उनके इनहेरिटेंस राइट को डिनाइल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी और आपके बच्चे कहते हैं नहीं जी वक्फ नहीं होनी चाहिए, हमें चाहिए क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, हमारी लाइवलीहुड के लिए, तो आप वक्फ नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों का राइट है, अभी तक जो चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है ये भी एक समाज के लिए बहुत उपयोगी सुझाव सरकार ने दिया है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेक्शन 3B, फाइलिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ वक्फ ऑन पोर्टल एंड डेटाबेस।
एवरी वक्फ रजिस्टर्ड बिफोर द 24 अमेंडमेंट, मतलब इस अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इससे पहले जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन सब का डेटाबेस आपको इंटरनेट पे डालना पड़ेगा, पोर्टल पे। उसमें डिटेल्स ऑफ वक्फ एंड प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड टू द वक्फ टू द पोर्टल एंड डेटाबेस विद इन 1 मंथ। 1 महीने में सारे डेटा अपलोड करिए। इसमें पता लगेगा कि रेलवे की प्रॉपर्टी भी आपने वक्फ बना दी, पता लगा पड़ोसी की भी प्रॉपर्टी वक्फ बना दी, कई सरकारी जमीनों पे आपने वक्फ को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। अब पोल खुलेगी कि कहां कहां कैसे कैसे जमीनों को हथियाया गया है। साथ में सिर्फ ये नहीं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आपको जिसने दी डिटेल्स इंक्लूडिंग डीड, ग्रॉस एनुअल इनकम फ्रॉम वक्फ प्रॉपर्टी। आपके पास एक कमर्शियल बिल्डिंग है, आपने लिख दिया जी ये वक्फ है, मान लिया, उससे इनकम हो रही है, हाँ जी हो रही है, कितनी, 500 रुपये, जबकि हो रही होगी 5 लाख रुपए। आपको वो सब डालना पड़ेगा। पेंडिंग कोर्ट केसेस, अगर उस वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई पेंडिंग केसेस हैं, आपने किसी की जमीन हथियाई, वो कोर्ट चला गया है, आपको बताना पड़ेगा कि वो डिस्प्यूटेड है या नहीं है। सैलरी ऑफ मुअत्तिल, जो आपने वहां पे मुतावली लगाया है उसकी सैलरी कितनी दे रहे हो, टैक्सेस आप एनुअली कितना दे रहे हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्रिएटर ऑफ वक्फ, किसने किया, आप उसका अता पता बताइए, किसी ने तो किया होगा, उसका अता पता बताइए। एंड अदर पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको सब बताना पड़ेगा। अब वो नहीं होगा कि अंधेर गर्दी चौपट राजा, वो नहीं चलने वाला है। इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। मुस्लिम समाज में सबको पता रहे, देश में सबको पता रहे कि वक्फ की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब हथियाने से काम नहीं चलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। पोर्टल एंड डेटाबेस हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3A। अब इसको भी डिफाइन कर दिया गया है कि ये पोर्टल क्या होगा। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा एंड एनी अदर सिस्टम सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिट एंड अदर डिटेल्स ऑफ वक्फ एंड द बोर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी जो सब अंधेर चल रहा था सब ट्रांसपेरेंसी में आएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, पता लगेगा कि इसके पीछे कोई माफिया तो नहीं है, इसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, लोगों को धमका के प्रॉपर्टीज पे कब्जा तो नहीं किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसीलिए इस वक्त प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़रूरी था, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3C में एक बात कही गई है, रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ। आपने वक्फ के अंदर रॉन्गफुल डिक्लेरेशन किया, एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ बिफोर और आफ्टर अमेंडमेंट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी वक्फ प्रॉपर्टी। आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, रेलवे स्टेशन को कह दिया, कहीं पे कोई सरकारी जमीन है, कोई पार्क है, आपने उसको बोल दिया जी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये नहीं होगा, ये सब कैंसिल हो। सरकारी जमीनों पे अनधिकृत कब्जा नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वक्फ का, इससे वो एड्रेस होगा कि हर खाली जमीन, पार्क, गार्डन, जो भी सरकारी जमीन दिखी, गौचर की जमीन दिखी, कहीं पे फॉरेस्ट लैंड दिखी, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बना के अपने हथिया लिया जाता था। अब ये नहीं होगा, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट वेदर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और एनीवन एल्स, a collector shall make inquiry and submit the report to state government। अब कलेक्टर साहब का काम है, क्योंकि ज़मीनें जो भी हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो ज़मीनें हैं, उसका सारा जो दायित्व होता है वो कलेक्टर का होता है। अब कलेक्टर क्रॉस चेक करेगा कि ये फॉरेस्ट ज़मीन थी, ये वक्फ कैसे बन गई, ये बच्चों के लिए पार्क था, ये वक्फ कैसे बन गया, ये जो प्रॉपर्टी थी ये सरकारी ज़मीन थी या ये कोई सरकारी बिल्डिंग थी या रेलवे की प्रॉपर्टी थी, आपने इसको वक्फ कैसे बना दिया। अब कलेक्टर लिख के देगा कि नहीं जी ये वक्फ नहीं है या है, उस बेस पे राज्य सरकार काम करेगी। द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन शेल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ अंटिल द कलेक्टर सबमिट्स हिज रिपोर्ट। हर प्रॉपर्टी को, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको टेक्निकली डिस्प्यूटेड ही माना गया है, वो तभी वक्फ कहलाएगी। बाय डिफॉल्ट तो वो गवर्नमेंट है, लेकिन कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी पे अगर वक्फ ने कब्जा किया है या अपना मालिकाना हक दिखाने का प्रयास किया है, उसको डिस्प्यूटेड माना जाएगा कि जब तक कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आएगी वो वक्फ में एंट्री नहीं होगी। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जो एक सर्वे कमिश्नर की जो मैंने बात कही थी आपसे कि साहब ये अपना ही आदमी भेजते हैं, अपना ही सब कुछ है, साठ गांठ से सब काम होता है, किसी की भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है, अब ये काम नहीं होगा। ये सर्वे कमिश्नर
ये वक्फ बोर्ड अपॉइंट नहीं करेगा, ये मिली भगत नहीं चलेगी। अब इस पोस्ट को ही एबॉलिश कर दिया गया। ये होते कौन है, इनका क्राइटेरिया क्या है अपॉइंटमेंट का, कॉम्पिटेंसी क्या है, कोई मतलब नहीं। अब ये जो है सर्वे कमिश्नर, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा कलेक्टर से। इस बात को समझना होगा। इन सेक्शन 4 प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ वक्फ की जो हम बात कर रहे थे, इट वाज स्टेटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट सर्वे कमिश्नर टू कंडक्ट ए सर्वे ऑफ वक्फ इन द स्टेट। अब उसको हटा के जो पहले कानून में था कि सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, अब वो नहीं चलेगा। कानून क्या बोलता है, द पोजीशन ऑफ सर्वे कमिश्नर इज रिप्लेस्ड बाय कलेक्टर हु शैल एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। अब कलेक्टर का काम होगा। फर्दर द नेचर ऑफ वक्फ अपार्ट फ्रॉम द शिया एंड सुन्नी, पहले क्या था, सिर्फ शिया सुन्नी के ही वक्फ थे, सरकार ने कहा वो भी नहीं चलेगा। अब उसमें आगा खानी और बोहरा वक्फ को भी इंक्लूड किया जाएगा। वो भी तो मुस्लिम हैं, उनके भी तो रीति रिवाज हैं, वो भी तो कुरान को मानते हैं, उनको आपने बाहर क्यों कर दिया? ये इंटॉलरेंस क्यों थी? यही पॉलिटिक्स थी, क्योंकि जो डोमिनेंट थे वो कब्जा चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि मुस्लिम समाज में जो बाकी तबके हैं उनको हक मिले। यही जो पाकिस्तानी सोच थी, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। उस पाकिस्तानी सोच को डेमोक्रेटिक सोच बनाने की जरूरत है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो सारे मुस्लिम बराबर हैं, उसमें फिर इंटॉलरेंस नहीं हो सकता। इस बात को समझना जरूरी है। सेक्शन 5 पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वक्फ, 1995 में ये कहा था, वंस द रिपोर्ट ऑफ सर्वे कमीशन ऑन द लिस्ट ऑफ वक्फ अंडर सेक्शन 4 इज गिवन टू द स्टेट, the same shall be examined by the board. Within 6 months the Waqf board shall forward the report to the government for publishing in official gazette. The revenue authorities shall accordingly update the land records. मतलब सर्वे कमिश्नर ने जो भी लिख के दे दिया उसको वक्फ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, वक्फ बोर्ड ने स्टेट को दे दिया और स्टेट ने डिपार्टमेंट को कहा इसको लिख लो। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, कोई पब्लिक में जानकारी नहीं। अब क्या होगा, नाउ द रेवेन्यू अथॉरिटीज बिफोर अपडेटिंग the land revenue record will mandatorily have to issue public notice of 90 days. अब जनता को बताना पड़ेगा। पहले सब घालमेल था, अंडरकवर एक्टिविटीज हो रही थी, अब उसको पब्लिक करो पहले 90 दिन। अगर किसी का एतराज है वो एतराज फाइल होगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। इन 2 daily newspapers circulating in localities of such area where वक्फ प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड। ये नहीं कि ये दिल्ली की प्रॉपर्टी और आपने उसको कलकत्ता में ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर दिल्ली की प्रॉपर्टी है तो दिल्ली में 2 अखबारों में उसको पब्लिश करना होगा डिटेल कि कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, तब बात बनेगी। वन ऑफ द नोटिसेस शैल बी इन रीजनल लैंग्वेज। अगर आप कर्नाटक में हैं तो आपको कन्नड़ा में भी छापना होगा। ये नहीं कि आप उर्दू में छाप देंगे या आप अंग्रेजी में छाप देंगे या बंगाली में छाप देंगे, नहीं चलेगा। रीजनल लैंग्वेज में, ताकि आम आदमी उसको समझ सके। दिस इज टू गिव इफेक्ट अफेक्टेड पर्सन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी। पहले कुछ नहीं था, एक बार सर्वे कमिश्नर ने कह दिया ये वक्फ है तो बेचारा आम आदमी धक्के खाता रहता था, उसकी सुनवाई तक नहीं होती थी। ये समझना जरूरी है। सूट कैन बी फाइल्ड टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल। पहले ये था कि साहब ट्रिब्यूनल के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने पिछली वीडियो में इस पे कहा था कि साहब कोर्ट में नहीं जा सकते आप, लेकिन अब ये कहा गया कि अगर ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन लिया है दैट कैन बी चैलेंज्ड। अगर हिंदुस्तान के अंदर हाई कोर्ट के डिसीजन को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो ट्रिब्यूनल को क्यों नहीं किया जा सकता? क्या ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, संविधान से भी ऊपर हो गए हैं? ये जो एक अराजकता फैली थी, इसको कंट्रोल किया जाएगा। Under Section 6, disputed regarding Waqf of 1995 Act, whether a property specified as a Waqf in the list of Waqf is Waqf or not, or whether it is Shia or Sunni Waqf, shall be decided by the tribunal instituted under Section 83, consisting of 1 person from state judicial services holding rank of civil judge, district judge, or 1 person from civil administration. ये सब था, और फाइनल जो डिसीजन था, जो ट्रिब्यूनल को फाइनल माना जाता था। मोर ओवर, नॉट सूट टू ट्रिब्यूनल शैल बी इंस्टीट्यूटेड 1 year आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वक्फ। मान लीजिए एक तो आपने गड़बड़ करी, 1 साल आपने उसको लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, आपने उस लिस्ट को पब्लिश भी नहीं किया,
अब आप ये कहते हैं कि 1 साल बाद आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। अरे भाई, पब्लिक डोमेन में नहीं डाला आपने तो कैसे कोई चैलेंज करेगा? रोज जाके मैं रिकॉर्ड देखूंगा कि मेरा घर वक्फ की लिस्ट में तो नहीं आ गया है। ये क्या मजाक था कानून में? जिन लोगों ने और उस समय जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कानून बनाया, वो बुद्धिजीवी लोग, उनके बड़े बड़े वकील क्या इस हरकत को एक्सेप्ट करते थे? इतने मजबूर थे वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के आगे कि वो बेसिक नेचुरल जस्टिस भी भूल गए थे। ये है हिंदुस्तान के पढ़े लिखे एजुकेटेड लॉयर्स जो संसद में बैठते हैं, उनको गलतियां दिखी ही नहीं। यही ट्रेजेडी थी। This is read with section 40 which says where the board may itself collect information regarding any property which has reason to believe it is वक्फ। मतलब बोर्ड खुद ही डिसाइड करेगा सब कुछ खुद। अब जो प्रपोजल है वो ये कहा गया है कि डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज नॉट फाइनल एंड शुड कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वक्फ। जब आप पब्लिश करेंगे उसके 2 साल बाद तक चैलेंज किया जा सकता है। पहले तो पब्लिश ही नहीं होती थी। नियत क्या थी? कब्जा कर लो, पब्लिश करने की जरूरत नहीं। जब तक लोगों को पता लगेगा 1 साल निकल जाएगा, कानून के हिसाब से वो हमारी हो जाएगी, आप धक्के खाओ। ये था पुराने कानून का मतलब। अब ऐसा नहीं होगा। ट्रिब्यूनल डिसीजन विल बी चैलेंज्ड, लिस्ट हैज टू बी पब्लिश्ड। उसके बाद 2 साल तक कोई भी व्यक्ति जो अफेक्टेड है वो चैलेंज कर सकता है। An application can constitute even after 2 years if the applicant satisfies that it has a sufficient cause for not making an application within the time. It means section 40 is omitted. ये जो लैंड जिहाद का एजेंडा जो सबसे बड़ा था, अब इस पे रोक लगी। अब आप एनआरआई हैं, आप 2 साल तक हिंदुस्तान नहीं आए, आप आए, पता लगा वो हो गई। आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि साहब मैंने 2 साल क्यों केस फाइल नहीं किया, मैं विदेश में था, मैं अब आया हूं तो मुझे पता लगा इसलिए मुझे केस फाइल करना है, तो वो अलाउ होगा। पहले वो अलाउ नहीं था। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा डिसीजन है। दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हो रहा है, मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूं, फिर आप उसको जरूर देखिएगा। इसको पार्ट 1 को मानिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, और इस पूरे जो अमेंडमेंट है इसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। आप इसको जानिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टीज या आपके दोस्तों की प्रॉपर्टीज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी आप बचा सकें इस नए कानून के आने के बाद। तो फिलहाल धन्यवाद, दोबारा मिलता हूं एक इसके बाद जो वीडियो पार्ट 2 आएगा इसी का, उसमें। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम। इस वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला हिस्सा भी तुरंत आपके सामने आने वाला है।